guys, welcome to my first ever video on YouTube। मैंने अभी एक नया ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है। बाइक ब्लॉगिंग कह सकते हैं इसको। चैनल का नाम है राइडर लेवल ज़ीरो इसलिए क्योंकि मैं अभी एक न्यूबी राइडर हूँ एंड और अभी मैंने एक नई बाइक ली है हंटर 350 रॉयल एनफील्ड की। चीज़ें सीख रहा हूँ मैं, क्या कैसे माइनर थिंग्स जो होती हैं बाइक चलाते वक्त जो आपको ध्यान देनी पड़ती है, वो माइनर थिंग्स ही आपको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करती है। तो यही मेरी जर्नी है कि कैसे मैं एक लेवल 0 राइडर से लेवल प्रो राइडर बनूँगा। एंड होपफुली आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे मेरे जर्नी में, मुझे सिखाएंगे, मुझे समझाएंगे। एंड मेरा एक प्लान भी है कि जो भी न्यू राइडर्स हैं जिन्होंने नई बाइक ली है या फिर जो बाइक लेना चाहते हैं, जिनको पता नहीं होता कैसे स्टार्ट करना है, कैसी चीज़ें होती हैं, माइनर चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस राइडर्स ही बता पाएंगे, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म बने ताकि वो अपनी भी प्रॉब्लम्स लेके आएँ एंड होपफुली पूरी जो कम्युनिटी है हमारी बाइकर्स की वो उन्हें हेल्प करें। तो मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो लेट्स स्टार्ट विद माय बाइक बाइंग एंड इनिशियल ओनरशिप रिव्यू। सो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड हंटर 350 है। ये इसी साल खरीदी है, इस साल 2025 में खरीदी है मैंने। एंड है तो बहुत अच्छी बाइक है एंड दिखने में भी अच्छी है, चलाने में भी अच्छी है। कॉमन हो गई है अब, क्योंकि अच्छी बाइक्स जो अच्छी चीज़ें होती हैं या फिर कोई भी सेंटिमेंटल वैल्यू होता है वो कॉमन हो ही जाती है। तो बाइक एक्सपीरियंस से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब मैंने बाइक ख़रीदा था तो मेरा प्रोसेस क्या था। पहला तो सिंपल कहते हैं बजट। भाई बजट सेट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो मेरा जो बजट था वो था अंडर 2 लाख। अब अंडर 2 लाख के अंदर बहुत सारी बाइक्स आ जाती है। तो जो भी लोअर सीसीज़ की बाइक थी वो मैंने डिस्काउंट कर दी थी। वही होता है कि यार एक ही बार बाइक खरीदनी है, 650 सीसी की ले लेता हूँ, 650 बोल रहा हूँ, 350 की ले लेता हूँ। नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। एंड जो कम सीसीज़ की बाइक थी और जो ज़्यादा सीसीज़ की बाइक थी उसमें फ़र्क नहीं होता था, मतलब 2 लाख के अंदर आ जाती थी। तो जो मैंने तो ये सोचा पहले। फिर दूसरा था कि मेरे को थोड़े मेजर ब्रांड्स लेने थे जिनके थोड़ा सर्विस नेटवर्क अच्छा है, शोरूम नेटवर्क अच्छा है, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें देख रहा था मैं, प्लस थोड़ा ब्रांड वाली हो। तो इसलिए मैंने काफ़ी बाइक्स को रिजेक्ट कर दिया था। फिर अब शुरू करते हैं। चलो मेन था ट्रायम्फ था, तो वो रिजेक्ट हुई थी क्योंकि वो सारी 2 लाख से ऊपर जा रही थी बजट से ऊपर, तो मेरे काम की नहीं थी। फिर नेक्स्ट जो था वो था मेरा KTM की। मेरे को डिज़ाइन पर्सनली पसंद नहीं आते थे, इसलिए मैंने वो नहीं ली। उसके बाद और कौन सी बाइक्स थी, जावा का तो बहुत ही बुरा रिव्यू रहा है, फीडबैक जो भी था कस्टमर्स से एंड जो भी ऑनलाइन फोरम्स में देखे हैं,
सब में फ़ीडबैक ख़राब ही रहा है, तो वो भी मैंने फिर हटा ही दी थी अपने शॉर्ट लिस्टिंग में से। उसके बाद कुछ ही बाइक्स बचती थी, TVS बची। TVS में मैंने रॉनिन को किया, फिर आपकी होंडा बची, होंडा में CB सीरीज़ थी वो देखा, फिर आपकी रॉयल एनफील्ड बची। रॉयल एनफील्ड में मेरे को 2 लगी थी बाइक कि हाँ ये मैं सकता हूँ। एक था कि हंटर 350 थी, फिर एक क्लासिक 350 कि क्लासिक का भी बेस जो था वो 2 लाख तक का पड़ रहा था, मतलब ऊपर नहीं आ रहा था। मीटर थोड़ी महंगी पड़ी थी, 2 लाख से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा पड़ी थी, तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। फिर अब तो मैंने शुरुआत करी होंडा से। अब होंडा में था कि मैं ऐसे दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में बस 2 शोरूम है जितना मुझे पता है। तो इनका सर्विस सेंटर और शोरूम नेटवर्क, सेलर डीलर नेटवर्क बहुत ही छोटा था। एंड ये होंडा CB की बाइक्स हैं, ये सारी आपकी बस होंडा बिग विंग में बिकती है, तो ये बहुत कम है। एंड सर्विस पार्सलिटी का भी इशू था। जो थे होंडा की बाइक्स अच्छी होती हैं, जापानीज़ बाइक्स हैं। एंड फिर उसके बाद रिलायबिलिटी तो होती है। फिर इसके बाद ये है कि उनका रस्टिंग का इशू बहुत पड़ा था मैंने ऑनलाइन, तो मैंने निगलेक्ट कर दी। फिर नेक्स्ट था TVS में मैंने रॉनिन सेलेक्ट करी थी। अब उसमें यह है कि रॉनिन, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी लंबी है, तो बोला गया कि रॉनिन लंबी राइडर्स के लिए अच्छी होती है, उनका सीटिंग पोस्चर अच्छा है, तो वो चेक कर लो। ठीक है, वैसे यूजुअली लंबे राइडर्स को एडवेंचर बाइक्स के अलावा कोई ऐसे दिखने में सही लगेगी नहीं, या फिर आपको बड़ी बड़ी बाइक्स होगी। ऑलमोस्ट सारी बाइक्स का लेंथ सेम होता है, तो वो छोटी लगेगी। तो ये था, या फिर आप वही था कि क्लासिक लो। तो अब ये हुआ। फिर रॉनिन का गया, तो रॉनिन का ना मैं शोरूम 3 मेजर शोरूम में गया। तो ये दिवाली के टाइम की बात है। अब हुआ क्या कि दिवाली के टाइम पहले भी गया था, भोलने में गया था। तो जितनी बार भी मैं गया, तो मतलब एक तो TVS का शोरूम ऐसा है कि जैसे ही आप घुसते हो आपको पता नहीं क्या है वहाँ, क्या तो वहाँ के जो में से म्यूज़िक बजता है वो, या फिर जो आपका जनरल एम्बियंस बोलते, सेल्स पर्सन जो भी वहाँ पे स्टाफ है उनके उनका यूनिफॉर्म बोल ले, कुछ भी बोल ले, थोड़े ना एकदम सरकारी दफ्तर वाली वाइब्स देते हैं। तो इसलिए थोड़ा मेरे को घुसते ना वो अजीब सी फीलिंग आती है। और ऊपर से दिवाली का टाइम था, तो काफ़ी ऑक्यूपाई भी थे और काफ़ी खाली बैठे हुए थे सेल्स पर्सन। तो मैं देखा, रॉन का पूछा, तो काफ़ी टाइम के बाद एक लेडी आई, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। मैंने पूछा कि ये है, तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है, ये रॉनिन ऐसा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को टेस्ट ड्राइव करनी है इसकी। तो उन्होंने बोला कि सर अभी तो दिवाली का टाइम है, टेस्ट ड्राइव तो नहीं हो पाएगी, आप दिवाली के बाद आइए तब आपको टेस्ट ड्राइव करा दूँगी मैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला सर कोई नहीं, आप थोड़ा ये रॉनिन थोड़ी डिमांड में ज़्यादा है, तो आप इसकी बुकिंग कर दीजिए, वेटिंग पीरियड है इसका, तो आप बुकिंग स्टार्ट कर दीजिए, तो प्रोसेस कम से कम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यार बिना टेस्ट ड्राइव के मैं कैसे कुछ बुक कर दूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो सर कोई नहीं, आप आ जाइए बाद में, तब टेस्ट ड्राइव के बाद बुकिंग कर लीजिएगा। वैसे ये बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल होता है। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं TVS के शोरूम में दिवाली के बाद भी गया, तो वहाँ पे भी सेम था, टेस्ट ड्राइव पे अवेलेबल नहीं थी बाइक्स। शोरूम काफ़ी लेथार्जिक लगता है, सेल्स पर्सन काफ़ी लेथार्जिक लगता है, अलग इन जनरल जैसे बहुत ही ढीला लगता है TVS का शोरूम। तो इसलिए फिर मैं वहाँ पे नहीं गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम रॉयल एनफील्ड। अब मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम गया, सेम टाइम पे था, दिवाली से पहले दिवाली के बाद। अब
कुछ तो बात है रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे, या तो फिर आप उसके एस्थेटिक्स कह दीजिए, या फिर आप उसके जो म्यूज़िक है, जो लाइटिंग है, जो सेल्स पर्सन है उनके, जो स्टाफ है उनके यूनिफॉर्म है। रॉयल एनफील्ड के शोरूम को उसके ना ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है, जो बाकी उसमें नहीं लगता। कुछ तो है, इसका डिज़ाइन है या फिर लेआउट है, तो वहाँ पे आप घुसते ही आपको एक अलग सी प्रेजेंस फील हो जाती है, वाइब अलग आ जाती है कि हाँ कोई अच्छे शोरूम घुसेगा। तो उससे थोड़ा ना देख के लगता भी है कि इनकी गाड़ियाँ बिकती क्यों हैं इतनी ज़्यादा। तो वहाँ पे आया मैं, तो दिवाली का टाइम था, तो भी बाइक वाइक का पूछा मैंने, तो सेल्स पर्सन थे अवेलेबल। उन्होंने बिना मेरे को पूछे बिना वहाँ पे रॉयल एनफील्ड के शोरूम में मुझसे सेल्स पर्सन ने अप्रोच किया था। तो मैंने बताया हंटर चाहिए मेरे को, तो उन्होंने मेरे को बताया। अब एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि ये हंटर और ये रॉनिन दोनों ना ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है आपके परचेज के लिए। हंटर अमेज़ॉन पे है एंड रॉनिन आपका टीवीएस के शोरूम पे, सॉरी फ्लिपकार्ट पे है। तो मैंने दोनों जगह बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो रॉयल एनफील्ड वाले ना थोड़ा क्या बोलेंगे, रिलेक्टेंट थे कि वो मेरे को बोलते कि सर ये तो आपको कंपनी के थ्रू से ऑफ़र आता है, ये हमारे डीलरशिप के थ्रू ऑफ़र नहीं है, तो आपको कोई डिस्काउंट पे नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि डिस्काउंट पे नहीं मिलेगा और ये ऐसे इन्वेंट्री दिखा देता है कंपनी ऑनलाइन। मैंने बोला कि यार अगर अमेज़ॉन पे स्टॉक दिखा रहा है तो मतलब आपके पास भी तो होना ही चाहिए। तो बोलता कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ये कंपनी ना ऐसी प्रमोशन बेसिस पे दिवाली के टाइम पे इन्होंने किया था, तो वही दिखा रहा है, अभी हटा नहीं है। तो मतलब इनको लगा कि वही अमेज़ॉन पे है, डिस्काउंट मिलेगा, ऑफ़र मिलेगा, तो डीलर साइड से कटेगा तो इनका नुकसान हो जाएगा। तो ये ना 100 बहाने बांधने शुरू हो जाते हैं कि सर बाइक अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कि सर हम नॉर्मल ले लीजिए, जल्दी मिल जाएगी बाइक आपको, ठीक है, वैसे भी ऑफ़र अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बोला नहीं है अवेलेबल, तो बोला कि नहीं है। तो फिर उसको मैंने दिखाया कि भाई ये मेरे को कार्ड है, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, आपके वहाँ साइड से कुछ नहीं कटेगा, मेरे को अमेज़ॉन डिस्काउंट दे रहा है, ICICI बैंक का जो टैग है इनके थ्रू मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। तब आगे इसने बोला, इसको थोड़ा समझ आया कि हाँ भाई हमारा नहीं कट रहा, डीलरशिप से कुछ नहीं हो रहा, तो देखते हैं। बोलता कि अच्छा सर रुकिए, चिंता मत करिए, मैं अभी देख के आता हूँ। मैंने बोला कि चिंता की बात नहीं है भाई, आपके पास बाइक नहीं है तो मैं किसी दूसरे शोरूम से लूँगा, ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में इकलौते आप ही हो। तो बोलता सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आता हूँ। फिर ही गया, इसने थोड़ा सा बड़ा नाटक करा वहाँ पे, पूछा ये वो है वो, अपने सीनियर से पूछा। अब जाके फिर मेरे पास आता कि सर हाँ हमारे पास बाइक अवेलेबल है, तो आप, मैंने बोला कब तक मिलेगी? तो उसने बोला 2 हफ्ते लग जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। उसने बोला कि भाई आप मेरे को बुकिंग अमाउंट दे दीजिए, मैं प्रोसेस आपका बुकिंग कर देता हूँ, फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यार जब मैं पूरा एक शोरूम, हाँ जैसे कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में ना आपको पूरा एक शोरूम पे करना पड़ता है, बाकी इंश्योरेंस, RTO और कोई भी एक्सेसरीज़ का आपको शोरूम पे पे करना पड़ता है। तो मैंने बोला कि सर देखो कि मैं तो पूरा एक शोरूम पे कर रहा हूँ, 1,60,000 62,000 कुछ है वो पे कर रहा हूँ, तो आपको ये 5,000 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसी में से काट लेना। तो उन्होंने बोला नहीं सर कि ऐसा ही है कि अमेज़ॉन की पेमेंट ना हमें आपको डिलीवरी के बाद मिलती है, पहले नहीं मिलती। अच्छा, उसने बोला हाँ सर। तो मैंने बोला ठीक है चलो पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी एंड बुकिंग अमाउंट भी दे दिया, और ऑनलाइन पेमेंट का जो रिसीप्ट आती है स्क्रीनशॉट, वो मैंने इनको सेंड कर दिया। तो मैंने फिर पूछा कि भाई कब तक मिलेगी बाइक? उसमें 2 हफ्ते लग जाएंगे। मैंने अच्छा ठीक है। और मैंने बोला कि मेरे को ना नंबर प्लेट के साथ चाहिए, क्योंकि यूजुअली डीलरशिप क्या करते हैं कि आपको ना बिना नंबर प्लेट के बोलते कि सब बाइक ले जाइए, नंबर प्लेट आपको बाद में मिल जाएगी। तो उसमें मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि फिर ना ये बाद में दिक्कत करते हैं।
और कभी आपका बिना नंबर प्लेट के बाद साथ आप निकल पड़े ना, तो कोई भी चालान कट सकता है आपका, क्योंकि रूल है, लॉ है कि बिना नंबर प्लेट के गाड़ियाँ शोरूम से निकलनी नहीं है। एंड बिना नंबर प्लेट के शायद इंश्योरेंस भी आपका वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी बाइक लेते हैं या गाड़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वो नंबर प्लेट के साथ ही लें। तो मैंने बोला कि नंबर प्लेट के साथ चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है सर मिल जाएगी। तो मैंने बोला बाइक आने के बाद कितना टाइम लगता है नंबर प्लेट आने में? तो उन्होंने बोला कि सर 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं, वो तो RTO पर डिपेंड करता है, बस 2 से या 3 दिन लग जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो ये मेरी बुकिंग मेरी हो गई। फिर इनसे मैंने पूछता रहता हूँ कि क्या सीन है बाइक का, पूछता रहा मैं। तो ये बोलते सर आ रही है, 1 हफ्ते में आ रही है। तो 1 हफ्ते बाद फिर इनका 1 हफ्ते और होता है। तो ऐसे मैंने बुक किया। तो फिर ये बाइक मेरी अक्टूबर की बुक हुई, नवंबर हो गया। तो नवंबर में मिड नवंबर आया मैं। तो मैंने पूछा कि बाइक का क्या सीन है? उन्होंने बोला कि हाँ सर बाइक आपकी आ गई है। मैंने अच्छा ठीक है। तो मैं बोला कि आप PDI करने आ जाइए। तो मैं आ गया PDI करने इनके शोरूम। अब जब मैं इनके शोरूम पहुंचा तो ना इनका एक चीज़ है कि इनका जो शोरूम था ना, और जो बाइक्स इनकी खड़ी होती है, इनका शोरूम फर्स्ट फ्लोर में, इनकी बाइक्स नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहती है। तो मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले गया और मैंने देखा, पहले ग्राउंड फ्लोर पे चले गया और मैंने देखा कि कोई मेरे कलर की हंटर ऐसे पड़ी नहीं है, ठीक है, जो मेरे नाम पे ऐसे होगी। तो बहुत देखा तो मुझे मिली नहीं। फिर एक कोने में जाके मुझे एक बाइक मतलब हंटर खड़ी मिली, जो सेम मेरा मॉडल था। उसका मैंने वहीं पे PDI कर लिया। अब वो ना बाइक पे ना बहुत धूल पड़ी हुई थी, और ऊपर से ना उसके ये जो साइड व्यू मिरर्स हैं, रिव्यू मिरर्स हैं, ये निकले हुआ था। एंड ऊपर से जब मैंने उसका PDI करा तो मैंने देखा कि उसका जो आपका साइलेंसर पे ना गार्ड लगा होता है एक, ठीक है, साइलेंसर पे गार्ड लगा होता है, उस पर ना डेंट पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या करा, ये सब इसका PDI कर लिया मैंने। एंड ये मुझे लगा तो था कि भाई PDI कर लिया और चैसी नंबर, विन नंबर नोट कर लिया और अपने पास रख लिया। अब मुझे लगा कि यार अगर ये 2 हफ्ते में बाइक आई है तो फैक्ट्री से बाइक आई होगी। नहीं, अगर फैक्ट्री से नहीं बाइक आई होगी तो ऐसा तो नहीं है कि इतना डस्ट पड़ी होगी, ऐसे इसके मिरर्स निकले होंगे, ये कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे ऐसा भी लगा था कि देखो हंटर है तो अच्छी सेलिंग बाइक है, ये तो हो नहीं सकता कि ऐसे कोई बाइक पड़ी होगी। और अगर ऐसे बाइक पड़ी होगी तो उसका मतलब यही होगा कि ये किसी का रिजेक्टेड बाइक है या कोई डिफेक्टेड बाइक है। तो कहीं मुझे ये ना थमा दे। फिर मैं ऊपर गया तो ऊपर वो सेल्स पर्सन मेरे को बोलता, मैंने पूछा कि बाइक कहाँ है, उससे वो सेल्स पर्सन बोलता कि सर आपकी बाइक आ रही है, ट्रक से बस अनलोड ही हो रही है। उन्होंने अच्छा ठीक है, तो कब तक आ जाएगी? बोला कि हाँ सर 5-10 मिनट में आ जाएगी। तो मैं बोला ठीक है, फिर मैं 5-10 मिनट में आता हूँ। अब हुआ क्या, मैं 5-10 मिनट के लिए से बाहर चले गया। चले गया तो फिर मैं जब आता हूँ तो एक वैसे बाइक ऐसे चमचमाती से खड़ी होती है, उसका भी सेम सिनेरियो, मिरर निकले हुए, ठीक है। और मेरे को ऐसे अंदर ना हंसी आ रही थी। तो मैंने PDI करने का नाटक करा, ठीक है, क्योंकि वो बाइक गंदी हो गई थी और मेरे को 100% छूट था कि सेम बाइक था। तो मैंने उसके शोरूम सेल्स पर्सन के सामने ऐसे PDI करने का नाटक करा। तो जो देखा फिर मैंने बोला कि सर भैया देखो इसमें तो डेंट पड़ी हुई है, ये बाइक तो मैं लूँगा नहीं, आप है तो कोई दूसरी बाइक दिखा दो मेरे को। उसने बोला सर कोई बात नहीं, आप दूसरी बाइक ले लेना ना। तो
तो मैंने उसके सामने ना उसका भी फिर से विन नंबर का फ़ोटो खींच ली कि भाई ये पैकेट मुझे दोबारा पकड़ा दे, ठीक है। तो उसने बोला कि सर आप कोई नहीं, आप फिर भी देख लो, मैं आपको दूसरी बार प्रोवाइड करा दूँगा, आप ना बाकी की फॉर्मेलिटीज़ जो है, मतलब पेमेंट जो बची थी मेरी R2 इंश्योरेंस की, वो कर दो। मैंने बोला कि भाई बिना PTI करे तो मैं आपको फाइनल पेमेंट नहीं करूँगा, आप मुझे बाइक दिखा दो। तो बोलता कि सर आप पैसे पेमेंट डिले कर रहे हैं तो बाइक भी डिले होगी। तो मैंने बोला भाई तुम्हारे पास बाइक है देने के लिए, जो मेरे को बोल रहे हो कि मेरे घर से डिले हो रहा है। तो वो चुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ना जैसे ही मैं जब PTI कर रहा था तो इनका एक नीचे मैकेनिक या कुछ भी होता है, हेल्पर होता है, क्या होता है, तो उसने बोला कि सर ये पत्ती जो है ये तो इसकी है ही नहीं, ये तो किसी और की बाइक है, मतलब किसी और बाइक की लगी हुई है। तो मैंने बोला कि भाई किसी और बाइक की लगी है तो क्या हो गया, तो इसमें क्यों लगी हुई है, तो मतलब तुमने इसके पार्ट इधर तो कर रहे हैं, तो तुम दूसरे बाइक के भी करते होंगे। तो वो चुप हो के चले गया। तो फिर मैंने बोला, फिर दोबारा मैंने पूछा उससे कि सर बताओ दूसरी बाइक कब तक आएगी। तो उसने बोला कि सर लग जाएगा टाइम। मैंने बोला ठीक है बता देना। फिर मैं वापस घर आ गया। तो ऐसा ये लोग काटते हैं। तो भाई PTI करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा PTI करना। और फिर उसके बाद घर आ गया तो 2 हफ्ते हो गए, कुछ रिस्पॉन्स मैसेज नहीं आया, कुछ कम्युनिकेशन नहीं आया मेरे को शोरूम से। और रॉयल एनफील्ड की ऐप तो पता नहीं किस काम की है, कुछ भी रैंडम डिलीवरी डेट दिखाते रहते हैं। तो मैंने कांटेक्ट करा दोबारा 2 हफ्ते के बाद शोरूम वालों को कि सर कितना टाइम है बता दो। तो उसने बोला कि सर आपकी बाइक 2 दिन में आ जाएगी, मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। मैं ठीक है। तो फिर दूसरे दिन बाद उसने दोबारा फ़ोन करा एंड हाँ बाइक आ गई थी। मैं गया, सबसे पहले तो मैंने विन नंबर, चैसी नंबर चेक करा कि भाई दूसरी बाइक तो है ना ये। उसने हाँ दूसरी बाइक की थी एंड आराम से मैंने उसका PTI करा। फिर अब जब बाइक खड़ी हुई थी ना वहाँ पे, वो प्रॉपर तैयार खड़ी हुई थी, मतलब सारे एक्सेसरीज जो मेरे को लगाए थे सब लगे हुए थे, बस उस पर नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था, ठीक है, साफ़ सुथरी ऐसे पड़ी हुई थी। तो मैंने फिर पूछा कि ठीक है PTI कर लेता हूँ। मैंने PTI करा। PTI में ना बहुत सारी चीज़ें होती है चेक करने के लिए, जैसे नंबर, विन नंबर, ऐसे पेंट को आपको टच करके देखना है मैनुअली कि कुछ अनइवननेस तो फील नहीं हो रहा, अनइवननेस फील हो रहा है तो मतलब वो रीपेंटेड बाइक है। अनइवननेस फील हुआ फिर आपका कहीं चैसी वैसी पे वेंट तो नहीं है, कहीं पे रस्टिंग तो नहीं हो रही है। एक तो साइलेंसर के नीचे भी आपको टच करके देखना चाहिए कि कुछ अलग से फील नहीं हो रहा। यहाँ पे भी कभी कभार डेंट होता है। ओडोमीटर डिस्कनेक्ट तो नहीं है, कितने किलोमीटर चली है। आपके टायर्स में ना ऐसे ऐसे करके बाल हो गए होते हैं बाल ही बोलता मैं तो उनको। तो वो बाल सारे टाइट है कि नहीं है, क्योंकि वो बाल तभी हटते हैं जब आपकी बाइक चलती है, और आपकी बाइक चली नहीं है तो मतलब वो सारे होने चाहिए। तो बाल हो गए हुए हैं कि नहीं है। फिर आपके टायर की में क्या है, आप चैसी नंबर से आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपकी बाइक कब बनी हुई थी, तो मेरी नवंबर की बनी हुई बाइक थी। फिर उसके बाद सारे लाइट्स जल रहे कि नहीं है, बाइक स्टार्ट हो रही कि नहीं है, सीट को खुलवा लेना, सीट में अंदर टूल किट है कि नहीं है, ब्रेक फ्लूइड, इंजन फ्लूइड ये सब है कि नहीं है, ठीक है। सारे इंडिकेटर सब चेक कर लेना, राइट वाइट कैसे चेक कर रहे हैं सब चेक कर लेना, टिपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा चेक कर लेना। और ये सब चीज़ें एक्सेसरीज जो आपकी फ़िट हैं वो सब में कुछ पुरानी तो लगाने रखी है, फिटिंग सही से हो रखी है कि नहीं है, ये सब आपको चेक करना होता है। तो ये सब मैंने चेक करने के बाद, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, वो सब चेक करने के बाद मैंने बोला कि हाँ ठीक है भाई बाइक ठीक है, फिर मेरा बाकी का प्रोसेस करा दो। तो फिर मैं उसके बाद बाकी का प्रोसेस करने गया। और मैंने पेमेंट कर दी। तो मैंने बोला कि अब बताओ कि कितना टाइम लगेगा। तो उसने बोला RTO में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे का नंबर प्लेट के साथ चाहिए थी।
उसने तो बोला कि सर आप ले जाइए भाई, कभी नंबर प्लेट आते रहेगा, क्योंकि उस मैंने पेमेंट तो कर दी थी। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को बिना नंबर प्लेट के नहीं चाहिए, बताओ कितना टाइम लगेगा। तो उसने बोला कि सर 2 से 3 दिन लग जाता है, आपका RTO का प्रोसेस अभी स्टार्ट कर देते हैं, आप 1.5 घंटे वेट कर लीजिए, ठीक है। OTP देना होता है, वो OTP देके आप चले जाएगा। तो मैंने बोला कि भाई 1.5 घंटे तो वेट नहीं कर रहा मैं, तो OTP देना होगा ना तो घर से ही मैं दे दूँगा। उसने बोला सर ठीक है आप चले आइए, हम फ़ोन कर लेंगे। तो ये सब बात हुई थी मंडे को, ठीक है। अब फिर इनका OTP जो मांगने के लिए कॉल आया वो आया थर्सडे। अब थर्सडे कॉल आया तो मैंने इनको OTP तब दे दिया। अब OTP देने के बाद आपका पूरा वाहन परिवहन पे ना सारा डिटेल्स आ जाता है। सॉरी, OTP देने के बाद आपको एक मैसेज आ जाता है परिवहन से कि रिसीप्ट नंबर या एप्लीकेशन नंबर कुछ करके, याद नहीं आ रहा मुझे, कि ये आपका RTO पे आ चुका है, इनिशिएट हो चुका है। तो ठीक है, तो उस रिसीप्ट नंबर से आप अपना एप्लीकेशन निकाल सकते हो RTO का कि क्या स्टेटस है। आपने वो निकाल दिया तो उसके बाद आप आराम से अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो थर्सडे को आया था मेरा OTP दे दिया। अब ना RTO में जब इनिशिएट करते प्रोसेस तो इसमें भी सिस्टम होता है एक कि ना आपको 6 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है, फाइनल पेमेंट जो भी RTO की पेमेंट होती है, वरना आपके ये पेनल्टी लगा देते हैं। तो अब ये थर्सडे हो गया था, मैं चेक कर रहा हूँ बार बार हर दिन की पेमेंट हुई कि नहीं है। ऐसा करते अगले वीक हफ्ते के फ्राइडे हो गया, तो मैंने चेक करा तो फिर पेमेंट नहीं करी हुई थी। तो फिर सैटरडे जाके मुझे आज फाइनल नहीं मैसेज आता कि आपका पेमेंट हो गया, इतना अमाउंट कटे हुए हैं। और जो अमाउंट कटा हुआ था ना, जो RTO का अमाउंट कटा था वो ज़्यादा था जो इतना मेरा कोटेशन में अमाउंट था, मतलब जो एक्चुअल RTO की फ़ीस थी। तो मैं समझ गया कि इनको फ़ाइन लगा है। तो वो मैंने परिवहन में वो सब रिसीप्ट का प्रिंट करने के लिए डिटेल्स डाली, तो हाँ उसमें मैंने देखा कि हाँ इनके पेनल्टी लगी हुई थी 2000 रुपये की। मैंने बोला भाई फालतू में इन्होंने इतना डिले कर दिया। तो मतलब जो काम जल्दी हो जाना चाहिए था वो इनके चक्कर में मेरा 1 हफ्ते से और एक्सटेंड हो गया। अब मैंने ये कर दिया तो उसके बाद क्या होता है कि पेमेंट तो मैंने कर दी, और तो मैंने बोला कि नंबर प्लेट कब तक आ जाएगा। तो उससे से बोला कि सर 2 से 3 दिन हो जाएंगे, मैं आपकी बैक ऑफिस से बात कर देता हूँ, वो आपको कॉन्टेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब सीन क्या होता है किसी शोरूम में ना, एक तो आपका सेल्स टीम होती है, फिर आपकी बैक ऑफिस टीम होती है। सेल्स टीम होती है जल्दी से जल्दी बाइक बेचते हैं आपको, ठीक है, सारी पेमेंट मिल जाए आपको, उसके बाद सारी हेडेक होती है बैक ऑफिस की। अब सीन क्या है कि आपने पेमेंट जितनी जल्दी भी कर दी, बट अगर आपका बैक ऑफिस जो है वो आपका प्रोसेस इनिशिएट नहीं करता, तो आपकी बाइक का बाकी सारा चीज़ है RTO सब डिले हो जाता है। ये आपके इनवॉइसिंग से लेके पूरा RTO प्रोसेस से लेके सब से लेके ये बैक ऑफिस देखती है, और ये ढंग से नहीं करते हैं, ये डिले हो जाता है। और ये मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर शोरूम में ना इनका जो सेल्स टीम है और इनकी जो बैक ऑफिस है, इनमें कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ पता नहीं होता भाई किससे पूछूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है, कुछ भी रैंडम डेट्स बताता है कि इसको कॉन्टैक्ट करे वो बताएंगे, इसको कॉन्टैक्ट करे वो बताएंगे, ऐसा हो रहा था। मेरे को होता है सरकारी दफ्तर वाली फील आ रही थी यहाँ पे। तो बस यही था। फिर मैंने उसको पूछा कि कब तक आएगी, मतलब काफ़ी बैक ऑफिस की टीमों के नंबर मुझे मिले, इनसे पूछे तो उन्होंने वही बोला कि सर 2 से 3 दिन आ जाएंगे। तो मैं ठीक है, मैंने बता देना मेरे को। तो वही उनका सैटरडे कॉल आया, फिर अगले हफ्ते के सैटरडे कॉल आया कि सर आपके नंबर प्लेट आ गए हैं, आप ले जाइए। राइट, अब देखिए मैंने पेमेंट करी थी 2 हफ्ते पहले, और मेरे को नंबर प्लेट मिला 2 हफ्ते बाद, ठीक है। तो मेरे 2 हफ्ते बाइक इनके शोरूम के नहीं खड़ी रही, तो मतलब कुछ भी हो सकता था बाइक के।
तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती है। फिर अब ये हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कि नंबर प्लेट मैंने लगा दिया। तो अब मैंने उनसे पूछा कि आरसी कब मिल जाएगी, तो उन्होंने बोला कि आप आरसी यहीं ऊपर से कलेक्ट कर लीजिए। मैंने बोला है आरटीओ से नहीं मिलेगी? उन्होंने नहीं सर आरसी यहीं से मिल जाएगी। मैं ठीक है। अब आजकल मेरे को चला पता, मैंने ऑनलाइन में देखा कि जो आपके डीलरशिप्स होते हैं वो ही थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। तो जो पहले आपका आरसी का जो प्रिंट आता था, जो कार्ड आता था, वो आपका आरटीओ से आता था, वो अब ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं जब ऊपर गया तो डीलरशिप वालों ने ही मेरे लिए आरसी प्रिंट करके दे दी। आरसी निकाल के मेरे को डीलरशिप वालों ने ही दी है, किसी और ने नहीं दी। तो ये सही सीन है कि इतना वेट नहीं करना पड़ा। जिस दिन प्लेट मिला उसी दिन मेरे को आरसी भी मिल गई। तो यही बात एक ध्यान देने की चीज़ है। फिर दूसरा ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको कलेक्ट करने होते हैं जब आपकी बाइक डिलीवरी होती है। पहला तो आपका इनवॉइस, ठीक है, ये तो क्योंकि आपका प्रूफ है कि आपने पेमेंट करी है। फिर आपका इंश्योरेंस, क्योंकि इसके बिना चालान तो कटता ही है, ऊपर से इंश्योरेंस आपने पैसे दिए इसके, तो भैया आपके पास इसका, अगर आपने डीलरशिप से ही लिया है इसका मतलब ये हुआ कि आपने पैसे दिए हैं, तो आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई इंश्योरेंस भी है यहाँ पास। ठीक है, इन्होंने आपका इंश्योरेंस करा भी है। ठीक है, और जो चेक कर लेना उसमें भी कि जो आपने जितने आपके पैसे मांगे गए हैं उतने ही आपको, उतना उसमें अमाउंट लिखा हुआ है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो तो चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कोई भी एक्सेसरीज़ आपने लिए तो उसका आपके पास बिल होना चाहिए कि हाँ हमने ये एक्सेसरीज़ लिए, इसका ये बिल है। फिर कोई भी RSA, जो भी बाइक होती है उसकी सबकी RSA होती है, मतलब रोड साइड असिस्टेंट्स। तो उसके बाद सभी आपका डिटेल्स होना चाहिए कि आपको कैसे कांटेक्ट करना है किसी को। फिर उसके बाद आपका RTO का जो रिसीप्ट है आपका, उसका प्रिंट कि हाँ भाई आपने जो पैसे आपके लगे हैं वही पैसे इन्होंने भी दिए हैं RTO में। ठीक है, फिर आपका RC का प्रिंट मिल जाता है आजकल तो वो। फिर आपका कोई भी आपने एक्सेसरीज़ ली हैं, कुछ भी, उसका सबका बिल। ठीक है, क्योंकि एक्सेसरीज पे यूजुअली वारंटी होती है इनकी, तो वारंटी क्लेम करने के लिए आपको बिल चाहिए होगा। फिर आपका हो जाता है, और क्या हो जाता है यार, कोई भी आपकी जो फ्रीबीज जो आपको डील में थी आपकी, जैसे कि हेलमेट हो गया। ठीक है, हेलमेट का इनवॉइस मिलना चाहिए कि हाँ भाई इसको हेलमेट फ्री मिली है। ठीक है, ये बाइक कवर सब होती हैं, ये सब कुछ, सब इनका तो कुछ नहीं है, बट हेलमेट का होना चाहिए। ये हो गया। फिर आपकी चाबी दोनों होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें आपके पास, आपको डिलीवरी के टाइम पे ध्यान देना है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब और भी चीज़ें हो सकती हैं जो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा अभी, बट हाँ ये मिनिमम चीज़ें तो ये होनी ही चाहिए आपके पास। फिर तो बस ये ही रहा कि फिर मैंने अपनी साइड डॉक्यूमेंट्स लिए एंड मैंने बाइक कंप्लीट ले ली अपनी। अब चीज़ ये भी था कि जो आपका फर्स्ट सर्विस, अब देखो जैसे मैंने बाइक जो थी नंबर प्लेट के साथ ली है, तो उसमें मेरे को बाइक मेरे पास आने में टाइम लगी, वो मेरी मर्ज़ी थी। ठीक है, बट इसमें इन्होंने ये देने में 15 दिन से ऊपर लगा दिए। तो मतलब जो आपकी सर्विस का जो ये काउंट करते हैं ना, इसमें नुकसान ये है कि जो आपका सर्विस डे काउंट करते हैं वो या तो 500 किलोमीटर होता है या फिर 45 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ परचेज़ होता है।
तो जैसे कि मेरी डेट ऑफ परचेज़ 1 तारीख थी और मेरी बाइक मेरे को मिली 15 तारीख को, तो मतलब मेरे 15 दिन भी काउंट हुए हैं। वो ये नहीं होता कि जिस दिन मैं बाइक शोरूम से ले गया, जिस दिन मेरी इन्वॉइसिंग होती है उसी दिन से मेरा डेट स्टार्ट हो जाता है, तो मेरे को 15 दिन कम पड़ गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन में क्या होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है या कुछ भी हो, टचवुड ना आए, जो मतलब 35 दिन में कोई प्रॉब्लम आ जाए जो मेरे 30 दिन में ना आए। तो यही एक वो नेगेटिव पॉइंट हो गया मेरे लिए कि मेरे वो 15 दिन वेस्ट हो गए हैं। तो बस यही चीज़ें थी ओवरऑल। अच्छा हाँ, डिलीवरी में भी तो सिंपल था, मेरा तो बहुत ही बेकार हुआ था। यूजुअली मैंने देखा था कि यहाँ पे लोगों के लिए पटाखे फट रहे हैं, ठीक है, केक वेक कट रहा है, बट मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं कटा, ठीक है। बस मेरे को बाइक दी, चाबी के साथ फ़ोटो ली और मेरे को बोला कि जाओ भी। तो मेरा तो जो फाइनल एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ही बेकार रहा। आप लोग का अच्छा हो सकता है, और मुझे उतना वो भी नहीं था कुछ कि जहाँ पे ढंग से हो, बट थोड़ा अगर होता तो अच्छा लगता, क्योंकि मेरा इन्होंने इतना आरटीओ के टाइम पे इतना दिमाग ख़राब किया था कि मैंने बोला भाई जल्दी से बाइक लो, निकलो, मेरे को दोबारा इनसे कुछ वो नहीं रखना, दोबारा वही बात ही नहीं करनी। तो बस ओवरऑल इनिशियल बाइंग एक्सपीरियंस तो ठीक था। मैं जैसे कि मैंने बोला कि जब तक इनके पास पैसे नहीं आए थे मेरे, ठीक है, जब तक मैंने पूरी पेमेंट नहीं करी थी, ये तो बहुत पीछे पड़े रहते हैं। पेमेंट करने के बाद वही ना मेरा तेरा सेल्स पर्सन सीधा बैक ऑफिस को थमा देते हैं सारा काम उनका, और बैक ऑफिस इन पर्टिकुलर शोरूम की बहुत ही बेकार थी। तो सब चीज़ें ध्यान करिएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो है कि आपकी मेडिकल किट, ओनर मैनुअल एंड आपकी टूल किट, ये आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा कि ये सब आपके पास होनी चाहिए। तो बस यही था मेरा ओवरऑल बाइंग एक्सपीरियंस। बाकी ठीक ठाक ही था यार, कोई वाव फैक्टर तो लगा नहीं मेरे को, किसी भी टाइम पे वाव फैक्टर लगा नहीं। तो भाई जब फर्स्ट टाइम में जब शोरूम घुसा था तभी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, बुकिंग करने के बाद तो धीरे धीरे करके इनका थोड़ा वो डाउन हो जाता है, वो देखा मैंने। आई गेस ये सभी शोरूम से, टीवीएस से फिर भी बेटर लगा, इतना कह सकता हूँ बस। तो यही था मेरा बाइकिंग एक्सपीरियंस, एंड आई होप कि ये आप सबको थोड़ा हेल्पफुल लगे। एंड वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में अपना इनिशियल और इनिशियल एक्सपीरियंस जो है वो आपको बताऊँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि ये प्लेटफॉर्म में ट्राई करूँगा कि उन्हीं के लिए लगे जो एकदम न्यू बाइकर्स हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं, फिर जो एक बाइक परचेज़ कर रहे हैं, ताकि उनको भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, एंड मुझे भी क्योंकि मैं भी न्यू ही हूँ, थोड़ी मदद मिले। सो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, एंड मिलते हैं आपसे दोबारा अगले वीडियो में। बाय।